everyone, welcome to the new video of Evolution classes. Let's evolve to success. आज हम देखेंगे पार्ट 2 ऑफ चैप्टर 2 ऑफ क्लास 8 that is microorganism. But before going into the video, let's roll the intro. तो वीडियो में जाने से पहले मैं आपसे कह दूं कि अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो जाकर के पार्ट 1 जरूर देखें ताकि आपको ये पार्ट 2 समझने में ज्यादा आसानी हो। तो अगर अब बात करें अब चैप्टर में आगे बढ़ने की, तो उससे पहले हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं और देखते हैं कि हमने अभी तक पढ़ा क्या है। तो हमने पढ़ा है अभी तक हमने जाना है माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं और उनके टाइप कितने, यानी बेसिक 5 टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, यानी कि बैक्टीरिया, फंगस, एल्गी, प्रोटोजोआ एंड वायरसेस। और हमने ये सबके बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल्स में पढ़ा था। अब इस चैप्टर को पढ़ने का सबसे मेन मोटिव यही था कि हम समझ सके कि कितना यूजफुल है एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर कितना हार्मफुल है कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में, ठीक है। तो पहले हम देख लेते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ कहाँ यूज होता है। तो बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड इन, इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं, वन बाय वन हम फंक्शंस को देखते हैं पहले ब्रीफ में, उसके बाद हम हर एक पॉइंट को डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो नंबर 1, इन द प्रिपरेशन ऑफ फूड आइटम्स लाइक कर्ड, चीज, ब्रेड एटसेट्रा। In the preparation of food items like curd, bread, cheese, etc. ठीक है, फूड आइटम्स कर्ड बनाने में, ब्रेड बनाने में, चीज बनाने में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का रोल है। इन इंडस्ट्रीज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वाइन, विनेगर एंड अल्कोहल। तो अल्कोहल इंडस्ट्रीज में, विनेगर बनाने में, वाइन बनाने में हेल्प करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी ना किसी तरह से। थर्ड फंक्शन, it is used or it is helpful in agriculture to increase the soil fertility by nitrogen fixation. नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है दोस्तों? एक्चुअली जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन होता है वो N2 के फॉर्म में होता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन N2, 2 नाइट्रोजन एटम जब मिले होते हैं उस फॉर्म में होता है। बट प्लांट जो है डायरेक्टली N2 यूज नहीं कर सकता, वो नाइट्रेट्स यूज कर पाता है, यानी कि NO4, NO3, नाइट्रोजन के साथ 3 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन मिलकर के कंपाउंड। तो ये जो प्रोसेस होता है ना, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट्स, इसको हम बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। और ये कौन करता है? ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते हैं, एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं सॉइल में नाइट्रेट्स के फॉर्म में, ताकि प्लांट जो है उसको एक्सट्रैक्ट कर सके, ठीक है। प्लांट्स नाइट्रेट्स को ही एक्सट्रैक्ट कर सकता है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन। Now fourth one, it helps in formation of medicines like antibiotics and vaccine. Antibiotics और वैक्सीन बनाने में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। फिफ्थ वन, it helps in cleaning the environment. Environment को क्लीन करने में हेल्प करता है। जैसा कि आपने जूनियर क्लास में ही पढ़ा है कि डिकम्पोजर्स होते हैं जो डेड और डिकेइंग पे एक्ट करते हैं और उसको क्लीन कर देते हैं इन्वायरमेंट को। तो इन्वायरमेंट से डेड एंड डिकेइंग को हटाने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। उसके बाद है इन सीवेज ट्रीटमेंट। आपने क्लास 7 में सीवेज ट्रीटमेंट के बारे में लास्ट चैप्टर में पढ़ा है, ठीक है। तो सीवेज ट्रीटमेंट क्या होता है? डोमेस्टिक वाटर जो होता है ना, हमारे घरों से निकलने वाला गंदा पानी, ठीक है, द वाटर्स फ्रॉम आवर हाउसेज, हॉस्पिटल्स, ऑफिसेज, दैट वाटर इज कॉल्ड सीवेज वाटर और डोमेस्टिक सीवेज। तो डोमेस्टिक सीवेज का ट्रीटमेंट होता है, ठीक है, ताकि वो गंदा पानी जाकर के वाटर पोल्यूशन ना करे। तो उस ट्रीटमेंट में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का रोल होता है, जो कि स्लज होता है, मतलब जो कचरा बच जाता है उसमें जब एक्ट करता है तो वहां से बायोगैस रिलीज होता है। उस बायोगैस को हम सिलेंडर में भर करके अपने घर में फूड बनाने के लिए भी यूज करते हैं, बहुत अच्छा फ्यूल है, ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। एंड लास्ट वन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ फूड। तो टोटल 7 पॉइंट है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के यूजेस के बारे में, और इसको हम वन बाय वन डिटेल्स पे पढ़ेंगे। मैं फिर से दोहरा दूं और फिर से ध्यान रखिए। सबसे पहले है इन प्रिपरेशन ऑफ फूड आइटम्स लाइक कर्ड, चीज, ब्रेड एटसेट्रा। पॉइंट नंबर 2, इन इंडस्ट्रीज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वाइन, विनेगर एंड अल्कोहल। पॉइंट नंबर 3, इन एग्रीकल्चर टू इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी बाय नाइट्रोजन फिक्सेशन। पॉइंट नंबर 4, helpful in the production of medicines like antibiotics and vaccines. Point number 5, it helps in cleaning the environment. Point number 6, it is used in sewage treatment plant. Point number 7, it acts as a source of food. तो सर इतना सारा फंक्शन है
और अब हम वन बाय वन हर एक पॉइंट्स के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। चलिए चलते हैं सबसे पहले कि हाउ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ फूड। तो चलिए अब हम वीडियो में अपने आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि कैसे फूड प्रिपरेशन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कर्ड मेकिंग, जो कि हम अपने घरों में भी देखते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली जब आप अपने घर में देखते होंगे तो आप जब भी दही जमाया जाता है, ठीक है, तो आपने गौर किया होगा कि हमारा जो मिल्क होता है उसमें हम थोड़ा सा दही मिलाते हैं, कहीं और से दही ला करके मिलाते हैं। ठीक है, और उसको फिर एक वार्म प्लेस में रख दिया जाता है रात भर के लिए, और सुबह हम देखते हैं कि जो लिक्विड मिल्क था वो थोड़ा सेमी सॉलिड कर्ड में चेंज हो चुका है। ठीक है, द लिक्विड मिल्क इज कन्वर्टेड इनटू सेमी सॉलिड कर्ड। ठीक है, तो ऐसा क्यों हुआ? तो होता क्या है, कर्ड में पाया जाता है बैक्टीरिया, बहुत सारे बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जिसमें से एक है लैक्टोबैसिलस। ठीक है, लैक्टोबैसिलस इज अ बैक्टीरिया दैट कन्वर्ट्स द लैक्टोज शुगर प्रेजेंट इन द मिल्क इनटू लैक्टिक एसिड। करता क्या है, देखिए, मिल्क में एक शुगर पाया जाता है दैट इज लैक्टिक एसिड। ठीक है, तो लैक्टिक एसिड क्या होता है, सॉरी, मिल्क में एक शुगर पाया जाता है उसको हम बोलते हैं लैक्टोज। जैसे हमारे चीनी में ग्लूकोज पाया जाता है, हनी में फ्रुक्टोज पाया जाता है, उसी तरह मिल्क में पाया जाता है लैक्टोज शुगर। तो लैक्टोज शुगर अगर लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, तो वो चेंज जाएगा कर्ड में। तो यही करता है हमारा बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस। इस बैक्टीरिया का एग्जांपल मैंने आपको पहले ही दिया है पार्ट 1 में, जब मैंने आपको रॉड शेप बैक्टीरिया के बारे में बताया कि बैक्टीरिया 3 शेप का पाया जाता है, जिसमें से एक है रॉड शेप। तो लैक्टोबैसिलस एक रॉड शेप बैक्टीरिया है। ठीक है, तो ये रॉड शेप बैक्टीरिया जब एक्ट करता है मिल्क के लैक्टोज शुगर को कन्वर्ट कर देता है किसमें, लैक्टिक एसिड में। ना देखिए, एसिड जो होता है दीज आर सोर इन टेस्ट, आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सोर इन टेस्ट मतलब खट्टा होता है टेस्ट में। ठीक है, और आप देखे होंगे दही जो होता है वो खट्टा ही होता है। बाद में जब दही जम जाता है तो उसको किसी कूल प्लेस में रख दिया जाता है, वरना वो और ज्यादा खट्टा हो जाएगा, जो कि टेस्ट में अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस है। मिल्क से कर्ड बनता कैसे है, बाय द एक्शन ऑफ अ बैक्टीरिया कॉल्ड लैक्टोबैसिलस which converts the lactose sugar present in the milk into lactic acid, and this conversion of milk into curd is called curdling of milk। ये कन्वर्जन जिसमें मिल्क चेंज होता है कर्ड में, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कर्डलिंग ऑफ मिल्क। एंड कर्डलिंग ऑफ मिल्क इज डन बाय अ बैक्टीरिया कॉल्ड लैक्टोबैसिलस व्हिच इज रॉड इन शेप, रॉड शेप का होता है। ठीक है, रॉड शेप का ये बैक्टीरिया है लैक्टोबैसिलस, जो मिल्क के लैक्टोज को कन्वर्ट कर देता है लैक्टिक एसिड में। और इस कन्वर्जन के कारण मिल्क जो है, जो थोड़ा मीठा होता है क्योंकि उसमें शुगर पाया जाता है, वो कन्वर्ट हो जाता है सोर इन टेस्ट, क्योंकि इसमें अब एसिड बन चुका। ठीक है, मिल्क जो है ये केमिकल चेंज है, मिल्क जो है ये लिक्विड है और कर्ड जो है ये सेमी सॉलिड है। तो ये कन्वर्जन हो रहा है, इस प्रोसेस को हम कर्डलिंग ऑफ मिल्क बोलते हैं, जो कि हो पाता है लैक्टोबैसिलस का। ठीक है, अब देखते हैं हम दूसरा फूड प्रोडक्ट के बारे में, जो कि है चीज। ठीक है, तो चीज इज फॉर्म फ्रॉम द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया कॉल्ड लैक्टोबैसिलस और स्ट्रेप्टोकोकस। दो बैक्टीरिया है जिसके हेल्प से चीज बनाया जाता है, स्ट्रेप्टोकोकस और लैक्टोबैसिलस। देखिए, स्ट्रेप्टोकोकस का एग्जांपल मैंने आपको बताया, ये कोकस वर्ड होता है स्फेरिकल शेप बैक्टीरिया के लिए। मैंने शेप में बताया था ना, जैसे बैसिलस जो है लैक्टोबैसिलस रॉड शेप्ड है, उसी तरह स्ट्रेप्टोकोकस स्फेरिकल शेप बैक्टीरिया मतलब गोल बैक्टीरिया होता है। ठीक है, तो इन दोनों में से किसी एक को भी यूज करने से चीज बन जाता है। साथ ही साथ जो डेयरी फार्म होता है वो इन बैक्टीरिया के अलावा एक और कंपाउंड मिलाता है जिसको हम बोलते हैं रिनेट, RENNET, रिनेट मिलाता है। रिनेट क्या है, ये एक एक्सट्रैक्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन, यंग कैटल जो होते हैं ना, छोटे गाय, और या फिर आप बोल सकते हैं बफलो के बच्चे, उनके इंटेस्टाइन का एक्सट्रैक्शन है, उससे एक्सट्रैक्ट किया था उनके इंटेस्टाइन से, जो प्रोडक्टिविटी बढ़ा देता है, ज्यादा से ज्यादा चीज बन जाता है। ठीक है, तो उसको मिक्स किया जाता है। ठीक है, तो चीज इज फॉर्म बाय द हेल्प ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया और लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। इन एडिशन टू दीज बैक्टीरिया, डेयरी फार्म workers of dairy farm add an extra substance called rennet, which is an extraction of the small intestines from young cattle to increase productivity। ठीक है, होता क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस और लैक्टोबैसिलस इन दोनों के हेल्प से चीज बनाया जाता है। इन बैक्टीरिया के अलावा हम रिनेट भी ऐड करते हैं, रिनेट RENNET। रिनेट है क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन का एक्सट्रैक्शन है, यंग कैटल्स का, छोटे गाय भैंस के स्मॉल इंटेस्टाइन का एक्सट्रैक्शन हो, उनके स्मॉल इंटेस्टाइन से निकाला गया केमिकल है। ठीक है,
उसको यूज करने से प्रोडक्शन बढ़ जाता है। ठीक है, अब क्या होता है, अब बहुत सारा उसका सब्स्टिट्यूट आ गया। मींस अब हम लोग को रिनेट के जगह बहुत सारे लोग प्लांट का भी प्रोडक्ट है, फंगस का भी प्रोडक्ट है, इन सब से बैक्टीरिया का भी प्रोडक्ट है, मिलता है ऐसा केमिकल जो रिनेट के जैसा ही है। अब उसको यूज किया जाता है एज अ सब्स्टिट्यूट, क्योंकि काउ बफेलो का इतना आप बोल सकते हैं पॉपुलेशन नहीं है कि उनके हर इंटेस्टाइन में से निकाल करके यूज किया जा सके इसके लिए। तो अब अल्टरनेटिव ढूंढा जा चुका है जो कि प्लांट्स, फंगस, बैक्टीरिया इन सब से मिलता है हमें। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक में, जिसमें हम देखेंगे कि इंडस्ट्रियल यूज क्या है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। तो अब हम पढ़ेंगे हाउ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज इन इंडस्ट्रीज। लेकिन उससे पहले एक टॉपिक जो छूट गया वो बता दूं आपको। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अ फंगस कॉल्ड ईस्ट इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ ब्रेड। ब्रेड के बारे में और फूड इंडस्ट्री में मैंने आपको बताया, चीज के बारे में और कर्ड के बारे में। ब्रेड के बारे में बताना भूल गया था, तो अभी बता देता हूं। तो ब्रेड कैसे बनता है? ब्रेड का जो पेस्ट होता है, जिसमें मैदा या आटा यूज किया जाता है प्लस चीनी प्लस गर्म पानी का जो पेस्ट बनाया जाता है ब्रेड बनाने के लिए, उसको बोलते हैं डॉफ, DOUGH, डॉफ। ठीक है, तो डॉफ जो है DOUGH, उसमें क्या किया जाता है, ईस्ट को रिलीज करके 2-3 आवर तक स्टोर करके कहीं छोड़ दिया जाता है। ठीक है, ईस्ट अपना जनरल कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। ध्यान रखिएगा, ईस्ट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है अपने रेस्पिरेशन में। ठीक है, उस कार्बन डाइऑक्साइड के रिलीज के कारण जो डफ का मान लीजिए वॉल्यूम कंटेनर में इतना था, वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस भर गए हैं डफ के बीच। ठीक है, तो द कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज बाय ईस्ट इंक्रीजेस द वॉल्यूम ऑफ डफ ऑफ ब्रेड। और जब इसको बेक किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड स्केप आउट होता है, डाइव बाहर निकलता है, बबल्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड का। और बबल के फॉर्म में जब निकलता है, तो जब शेप दिया जाता है ब्रेड का, तो उसके बीच में बबल्स के फॉर्म में निकलता है। तो इसलिए ब्रेड जो है उसके बीच में आपको छोटा छोटा होल्स दिखाई देगा, और ब्रेड जो है वो स्पॉन्जी हो जाता है या फिर प्लफी, नरम। ठीक है, तो बेकरी में यूज होता है ईस्ट का, क्योंकि ईस्ट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। वो कार्बन डाइऑक्साइड बबल्स के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है किसमें, डफ में, उनका जो पेस्ट है ब्रेड का पेस्ट। और जब उसको बेक किया जाता है तो वो बबल्स निकलता है उस शेप, ब्रेड के शेप में से। मान लीजिए वो लिक्विड में उसको शेप दिया गया और बेक किया जा रहा है, तो वहां से बबल्स कार्बन डाइऑक्साइड का निकलेगा, तो वो गैप होल्स रह जाता है, तो ब्रेड को थोड़ा सा नरम बनाता है। गैप रहेगा किस चीज में, तभी आप उसको मोड़ पाएंगे। ठीक है, तो ब्रेड को स्पॉन्जी और फ्लफी बनाता है। इसी तरह ईस्ट का यूज हम इडली और ढोकला और डोसा, ये सब जो फूड है जिसको हम फर्मेंटेड फूड बोलते हैं, उसमें भी यूज होता है। उसके पेस्ट में ईस्ट को रिलीज कराया जाता है। ठीक है, उसके कारण क्या होता है, वहां पे भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। ठीक है, आप इडली के ऊपर भी छोटे छोटे होल देखिएगा। डोसा बनता है तो उसके बीच में वो पूरा एक फ्लैट सरफेस नहीं होता, बीच में गैप्स होते हैं। वो इसलिए होते हैं क्योंकि वो जो कार्बन डाइऑक्साइड ईस्ट उसके अंदर है, उसके पेस्ट के अंदर, वो जब स्केप आउट करता है, बाहर निकलता है, तो वहां पे छोटे छोटे होल्स हो जाते हैं, वो नरम बनाते हैं किसी भी चीज को। ठीक है, तो कुछ इस तरह से ईस्ट का यूज होता है ब्रेड बनाने में भी, इडली ढोकला बनाने में भी। ठीक है, अब हम चलते हैं इंडस्ट्रीज में कैसे यूज होता है। तो इंडस्ट्री में फिर से ईस्ट का ही यूज होता है, इसलिए मैंने आपको अभी बताया, क्योंकि ईस्ट जो है एक टाइप का फंगस है और एनएरोबिक है ये। ठीक है, तो एनएरोबिक है ईस्ट ऑर्गेनिज्म। एनएरोबिक का मतलब ये रेस्पायर जो करता है इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के एब्सेंस में करता है। तो होता क्या है, ईस्ट क्या करता है ना, कार्बोहाइड्रेट को चेंज कर देता है अल्कोहल में। ठीक है, तो होता क्या है, अगर आप जो बनता है ना वो किसी फ्रूट्स या जैसे मान लीजिए अंगूर से भी वाइन और बियर बनता है। ठीक है, तो उसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो ईस्ट को अगर छोड़ दिया गया तो उसमें से वो कार्बोहाइड्रेट को चेंज कर देगा अल्कोहल में प्लस CO2। ठीक है, अल्कोहल में प्लस CO2। ठीक है, तो इसी अल्कोहल में चेंज करने वाले प्रॉपर्टी का इसका यूज होता है अल्कोहलिक इंडस्ट्री में, वाइन इंडस्ट्री में, बियर इंडस्ट्री में। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है, द कन्वर्जन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इनटू अल्कोहल इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। ये प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्मेंटेशन। सो ईस्ट हेल्प इन फर्मेंटेशन ऑफ फूड। होता क्या है, शुगर जो होता है, दैट इज इन प्रेजेंस ऑफ शुगर इन प्रेजेंस ऑफ रिएक्शन है, शुगर इन प्रेजेंस ऑफ in absence of oxygen by the action of yeast converted into alcohol or ethanol. Sugar is converted into alcohol or ethanol in presence of yeast cell and in absence of oxygen. Oxygen के absence में
ईस्ट सेल के प्रेजेंस में शुगर क्या चीज में चेंज हो जाता है, अल्कोहल में या इथेनॉल में, और इसी प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन बोलते हैं। तो एस्परजिलस एक फंगस है, ईस्ट एक ग्रुप ऑफ फंगस है, तो उसमें एक फंगस है एस्परजिलस जो यूज होता है अल्कोहलिक इंडस्ट्री में और साइट्रिक एसिड बनाने में। साइट्रिक एसिड का यूज ड्रिंक्स में यूज होता है, जो आप सॉफ्ट ड्रिंक्स लेते हैं ना, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, उसमें साइट्रिक एसिड का कंटेंट होता है, आप पढ़ के देखिएगा उसे कंपोजिशन में। तो जो बैक्टीरिया है, सॉरी जो फंगस है एस्परजिलस, दैट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड साइट्रिक एसिड, एंड साइट्रिक एसिड इज यूज्ड इन सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्री। उसके बाद एक एरोबिक बैक्टीरिया है जिसका नाम है एसिटोबैक्टर, ACETOBACTER, एरोबिक बैक्टीरिया, यानी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसका रेस्पिरेशन होगा। तो एसिटोबैक्टर का यूज होता है इन द प्रोडक्शन ऑफ विनेगर फ्रॉम अल्कोहल, अल्कोहल से विनेगर बनता है। ठीक है, आप हायर क्लास में जाइएगा 10th क्लास में तो आपको समझ में आएगा विनेगर क्या है। विनेगर एक प्रिजर्वेटिव है जिसको हम यूज करते हैं अचारों में, पिकल्स में, ताकि वो चीज खराब नहीं होता। विनेगर बहुत अच्छा प्रिजर्वेटिव है, किसी चीज को खराब नहीं होने देता है। अभी आप इस चैप्टर के लास्ट में भी आपको फूड प्रिजर्वेटिव्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे, तो उसमें भी देखेंगे विनेगर क्या है। तो एसिटोबैक्टर एक बैक्टीरिया है जिसका यूज होता है इन द प्रिपरेशन ऑफ विनेगर फ्रॉम अल्कोहल। ठीक है, तो दो एग्जांपल मैंने बताया। सबसे पहले एस्परजिलस के बारे में बताया जो कि एक ईस्ट है, इट इज यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड साइट्रिक एसिड। अल्कोहल का आप यूज जानते हैं, साइट्रिक एसिड को सॉफ्ट ड्रिंक्स में यूज किया जाता है, अल्कोहल का तो छोड़िए। उसके बाद है एरोबिक बैक्टीरिया जो है वो है एसिटोबैक्टर, वो हेल्पफुल है इन द प्रोडक्शन ऑफ विनेगर फ्रॉम अल्कोहल। ठीक है, विनेगर को आप देखे होंगे जो आप रोड साइड स्टॉल में ओ माय गॉड चाउमीन खाने पहुंच जाते हैं डेली शाम को, ठीक है, वो एक्चुअली विनेगर यूज करता है। आप देखेंगे व्हाइट कलर का लिक्विड होता है, ताकि अगर वो पूरा आपको ना बेच पाए तो बाद में बेच डाले। ठीक है, तो प्रिजर्वेटिव है, खराब नहीं हुआ, टेस्ट उसका खराब नहीं होगा, इसलिए यूज किया जाता है। ठीक है, आप घर में विनेगर यूज नहीं करते क्योंकि आपको उतना ही बना लेते हैं जितना आप खाना रहता है, वो तो एक साथ ज्यादा बनाता है ना, तो विनेगर यूज करता है ताकि खराब ना। ठीक है, तो प्रिजर्वेटिव। तो यहाँ पे ये कंप्लीट होता है कि कहाँ यूज होता है ये प्रोडक्शन में। अब चलते हैं हमारे अगले टॉपिक में, जिसमें हम देखेंगे कि माइक्रोऑर्गेनिज्म का तीसरा मेन फंक्शन क्या है, उसके डिटेल्स के बारे में। तो चलिए अब हम देखते हैं कि कैसे माइक्रोऑर्गेनिज्म हेल्प करता है सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाने में। ठीक है, तो होता क्या है, सम बैक्टीरिया लिव इन द रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट। लेग्यूमिनस प्लांट मतलब आप पल्सेस का प्लांट समझ सकते हैं, वो भी एक टाइप का लेग्यूमिनस प्लांट है। तो कुछ बैक्टीरिया जो है उनके रूट्स में पाए जाते हैं। ठीक है, और वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन है क्या, पहले उसका डेफिनेशन देख लेते हैं। सो द कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट्स, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करना, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, N2 को NO3 या NO4 में कन्वर्ट करना, इसको हम बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो कुछ बैक्टीरिया जो लेग्यूमिनस प्लांट के रूट्स में रहते हैं, वो रूट से एसोसिएट मतलब उसके साथ रहते हैं, सिम्बायोटिक। आपने क्लास 7 के सिम्बायोटिक प्लांट्स पढ़ा है, उसमें सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है ये, यानी दोनों को फायदा होता है। प्लांट्स को मिल जाएगा क्या, न्यूट्रिशन आसानी से, और प्लांट से फूड मिल जाएगा बैक्टीरिया को। ठीक है, तो ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, दोनों को फायदा होता है। तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं कुछ बैक्टीरिया रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट के, और हेल्प करते हैं नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करने में और नाइट्रोजन फिक्सेशन में। ठीक है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि बैक्टीरिया हेल्प्स इन नाइट्रोजन फिक्सेशन, हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द सॉइल फर्टिलिटी, क्योंकि लेग्यूमिनस प्लांट जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है, उस फिक्स नाइट्रोजन को दूसरे प्लांट्स भी उस सॉइल से यूज कर पाते हैं। ठीक है, और ये तो हुआ सिम्बायोटिक बैक्टीरिया के बारे में। एक बैक्टीरिया ऐसा है जिसको हम साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं, या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी ये फ्री लिविंग है, मींस अकेले रहता है, किसी के साथ एसोसिएटेड नहीं रहता, सॉइल में पाया जाता है। ये डायरेक्टली एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को सॉइल में फिक्स कर सकता है। ठीक है, तो ब्लू ग्रीन एल्गी या फिर आप साइनोबैक्टीरिया भी बोल सकते हैं, CYANO, दोनों सेम है। साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी हेल्प्स इन नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड दे आर फ्री लिविंग, मींस किसी के साथ एसोसिएटेड नहीं है, अकेले रहते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने पॉइंट नंबर 3 देख लिया, दैट इज हाउ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर हेल्पफुल इन इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। अब हम देखेंगे पॉइंट नंबर 4, जो कि है हाउ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड इन एज सोर्सेज ऑफ फूड। तो सबसे पहला तो नंबर ऑफ मशरूम्स आर एडिबल। आपको पता है हम लोग भी मशरूम्स खाते हैं, बहुत सारा मशरूम जो है वो एडिबल है, यानी खाने हो गया। मशरूम्स क्या है, एक टाइप का फंगस है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कैटेगरी में आता है। क्योंकि मशरूम में बहुत ज्यादा प्रोटीन और विटामिन पाया जाता है, इसलिए इसको हम एडिबल मान सकते हैं।
ठीक है, तो पहला है मशरूम्स आर एडिबल, दे आर रिच इन प्रोटीन एंड वाइटामिन। नंबर 2, ईस्ट। ईस्ट इज अ रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और प्रोटीन बहुत ज्यादा पाया जाता है ईस्ट में। मेनी एल्गी लाइक क्लोरेला एंड सीवीड्स, जो एल्गी समुद्र में पाए जाते हैं, एक्वाटिक प्लांट्स, बहुत सारे ऐसे एल्गी है और सीवीड्स बोला जाता है उसको कॉमनली, वो एडिबल है और ज्यादातर लोग चाइना और जापान के ही खाते हैं। आपको तो अभी पता ही है चाइनीज लोग तो कुछ भी खा जाते हैं, ठीक है। कॉकरोच देख के हमें लगेगा हाय दैया, हम डरेंगे, और वो उन्हें लगेगा अरे वाह खाना। कॉकरोच देख के भी उन्हें खाना याद आता है, कॉकरोच उड़ेगा तो हम डर जाएंगे। एक्चुअली मुझे तो पता चला कॉकरोच उड़ता है 10th देने के बाद, मैंने तो आज तक कॉकरोच उड़ते भी नहीं देखा। तो उस टाइम लगा कि कोई शैतान तो नहीं आ गया ना मेरे घर में जब मैंने कॉकरोच उड़ते देखा था तो। ठीक है, तो हम लोग नॉर्मल इंडियन लोग, शरीफ लोग हैं हम लोग बेचारे, हम लोग कॉकरोच को देख के डरते हैं। चाइनीज को याद आता है, उनके मुंह में पानी आता है, नया फूड आइटम। ठीक है, तो सी वीड्स जो है वो बेसिकली चाइना और जापान के लोग बहुत ज्यादा खाते हैं। ठीक है, और एल्गी भी जो है वो बहुत बड़ा सोर्स ऑफ फूड है एक्वेटिक फिशेस और एक्वेटिक एनिमल्स के लिए। ठीक है, तो मैंने अभी तक आपको 4 पॉइंट बताया फूड का। मशरूम्स आर एडिबल बिकॉज दे आर रिच इन प्रोटीन एंड वाइटामिन। ईस्ट इज एडिबल, ईस्ट इज यूज्ड एज अ फूड, एज अ सोर्स ऑफ फूड बिकॉज इट इज रिच इन प्रोटीन एंड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। एंड मेनी एल्गी एंड सीवीड्स आर यूज्ड एज अ फूड सप्लीमेंट इन चाइना एंड जापान। सब खा जाते हैं एंड सांप को नहीं छोड़ते हैं, तो एल्गी क्या है। ठीक है, हम लोग देख के आए दैया, सांप देख के भी हम लोग भागेंगे। ठीक है, मैया पापा नानी सब याद आ जाएगा सांप को देख करके, और लोग ऐसे भागेंगे कि पूछिए मत। और वो लोग उनके मुंह में पानी आ जाएगा, वो मसाला टेस्ट क्या रोस्ट करेंगे, कैसे पकाएंगे, अलग अलग रेसिपी आ जाता होगा। ठीक है, तो थर्ड है मेनी एल्गी लाइक क्लोरेला एंड सीवीड्स आर यूज्ड एज अ फूड सप्लीमेंट इन चाइना एंड जापान। एंड मोस्ट ऑफ द एल्गी एक्ट एज अ फूड फॉर फिशेज एंड एक्वाटिक एनिमल्स। ठीक है, तो ये 4 है जिससे हमें पता चलता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी यूज्ड और एक्ट एज अ सोर्स ऑफ फूड। तो चलिए चलते हैं हम हमारे अगले टॉपिक में, जिसमें हम देखेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे एक्ट करता है एज अ इन्वायरमेंट क्लीनर, इन्वायरमेंट क्लीन कैसे करता है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक इन्वायरमेंट क्लीनर की तरह काम करता है। हाउ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर हेल्पफुल इन क्लीनिंग द इन्वायरमेंट। तो जब भी कोई डेड चीज, जैसे मान लीजिए जंगल की बात करें, पत्ता टूट करके गिरा है मिट्टी में, ठीक है, ब्रांचेस फ्लावर सब कुछ, तो सॉइल में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है या फिर कोई फंगस, वो उस पर एक्ट करता है। ठीक है, और उसको इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में चेंज कर देता है। द बैक्टीरिया और फंगस एक्ट्स ऑन द ऑर्गेनिक सब्सटेंस, मतलब ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिक मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का पार्ट है, तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस पे एक्ट करता है और उसको इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में चेंज कर देता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल्स इनटू इनऑर्गेनिक सब्सटेंस बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया एंड फंगस और बाय द एक्शंस ऑफ डिकम्पोजर इट्स कॉल्ड डिकम्पोजिशन। ठीक है, तो डिकम्पोजिशन करने वाले बैक्टीरिया और फंगस को हम डिकम्पोजर्स बोलते हैं। ठीक है, सो हम ऐसा कह सकते हैं दैट डिकम्पोजर हेल्प्स इन क्लीनिंग द इन्वायरमेंट। तो अब इससे फायदा क्या है, इन्वायरमेंट तो क्लीन करता ही करता, साथ साथ जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में वो चेंज कर देता है ऑर्गेनिक सब्सटेंस को। जैसे दे हेल्प इन और दे कन्वर्ट्स द ऑर्गेनिक मटेरियल्स इनटू न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रेट्स, फॉस्फेट्स, सल्फेट्स एंड पोटेशियम आयंस। नाइट्रेट्स में, फॉस्फेट्स में, सल्फेट्स में और पोटेशियम आयंस में चेंज कर देता है। एंड दीज इनऑर्गेनिक सब्सटेंस आर टेकन अप बाय द रूट्स ऑफ प्लांट इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड दे मेक द प्लांट। तो उनको न्यूट्रिशन मिल जाता है इसी सब चीज से, फिर प्लांट से खाना। और प्लांट पे हर ऑर्गेनिज्म डिपेंडेंट है, आपको पता है ना। प्लांट पे कोई हर्बीवोर है, हर्बीवोर पे कार्निवोर है, कार्निवोर और हर्बीवोर पे कोई ओमनीवोर है। ठीक है, तो हर एनिमल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट पे डिपेंडेंट है। तो हम ये कह सकते हैं कि प्लांट को न्यूट्रिएंट्स कौन प्रोवाइड करा रहा है, किसी तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो अर्थ पे लाइफ को मेंटेन किए हुए हैं। they play an important role in maintaining the life cycle in earth। क्योंकि डेड ऑर्गेनिज्म को वापस न्यूट्रिएंट्स कौन बनाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और उस न्यूट्रिएंट्स को लेकर प्लांट जो है वो अपना खाना बनाता है इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, हमारे लिए खाना बनाता है, हम उसको खाते हैं। तो एक साइकिल बना हुआ है लाइफ का, दैट इज मेंटेन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है लाइफ के साइकिल को मेंटेन रखने के लिए। साथ ही साथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग द न्यूट्रिएंट साइकिल। न्यूट्रिएंट्स का जो साइकिल है, मतलब सॉइल से न्यूट्रिएंट प्लांट के पास गया, प्लांट से किसी ऑर्गेनिज्म में गया, ऑर्गेनिज्म जब मरा तो वापस से सॉइल में आ गया, वो प्लांट मरा तो वापस से सॉइल में आ गया। कैसे आया सॉइल में,
माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एक्ट करने के चलते। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प्स इन मेंटेनिंग द न्यूट्रिएंट साइकिल। तो दे हेल्प इन क्लीनिंग द एनवायरमेंट, दे हेल्प इन मेंटेनिंग द लाइफ cycle in the earth and they help in maintaining the nutrient cycle in the earth. They also prevent the accumulation of dead bodies on the surface of earth. Dead bodies का accumulation जमा होना बचाते हैं, क्योंकि वो dead bodies को खत्म कर देते हैं, वापस से soil में mix कर देते हैं। तो ये पॉइंट्स था जिसमें हमने देखा कि हाउ माइक्रोऑर्गेनिज्म आर हेल्पफुल इन क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले पॉइंट में, जिसमें हम देखेंगे कैसे माइक्रोऑर्गेनिज्म हेल्प करता है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में और कैसे वो हेल्प करता है मेडिसिन बनाने में। तो चलिए अब हम देखते हैं 6 नंबर पॉइंट के बारे में, जो कि है हाउ माइक्रोऑर्गेनिज्म आर हेल्पफुल इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में माइक्रोऑर्गेनिज्म कैसे हेल्पफुल होता है। तो आपने क्लास 7 में लास्ट चैप्टर में वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ा था कि होता क्या है, जब डोमेस्टिक सीवेज होता है, घरों का नालियों का पानी जब जाता है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में, तो उसको बहुत देर तक स्टोर किया जाता है। जितने भी सॉलिड और सेटल करने वाली चीजें वो सेटल हो जाते हैं, उसको हम बोलते हैं स्लज, SLUDGE, ठीक है, SLUDGE, स्लज। तो क्या होता है ना, स्लज पे एनारोबिक बैक्टीरिया को छोड़ा जाता है, ठीक है। एनारोबिक बैक्टीरिया उस पर एक्ट करता है उसके डिकम्पोजिशन के लिए और रिलीज करता है बायोगैस। मेनली मीथेन जीन्स नाम के बैक्टीरिया, मीथेन जीन्स, जो जब एक्ट करेंगे उस पर तो मीथेन गैस रिलीज होगा, CH4 मीथेन गैस, CH4 एक कार्बन 4 हाइड्रोजन, CH4 मीथेन गैस, जो कि इन्फ्लेमेबल है, जलता है, फ्यूल की तरह एक्ट करता है, वही होता है मेन उसका। ज्यादातर CH4 मीथेन गैस ही पाया जाता है हमारे LPG सिलेंडर में, तो उसी को भरा जाता है, ठीक है। तो जब इस एनएरोबिक बैक्टीरिया जो कि मीथेन जीन्स है उसको एक्ट करने के लिए छोड़ा जाता है स्लज पे, मतलब सीवेज का जो सब्सटेंस बचा है लिक्विड के बाद, सॉलिड सब्सटेंस, उस पे जब ये एक्ट करता है तो दे रिलीज बायोगैस और मीथेन। मीथेन इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन आवर हाउसेज, हमारे घर में एज अ फ्यूल यूज होता है। तो इसी तरह से डिकम्पोजर्स का हेल्प है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में। और अब चलते हैं 7वां और सबसे इंपॉर्टेंट में कि हाउ माइक्रोऑर्गेनिज्म आर यूज्ड इन मेडिकल इंडस्ट्रीज। मेडिकल में कैसे यूज होता है मेडिसिन बनाने में। तो सबसे पहले देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ एंटीबॉडीज, उसके बाद हम देखेंगे वैक्सीन के बारे में, ठीक है। एंटीबॉडीज क्या है? एंटीबॉडीज आर द केमिकल्स प्रोड्यूस्ड बाय आवर बॉडी टू फाइट अगेंस्ट द इन्वेडर और माइक्रोब। हमारे बॉडी में जब भी कोई माइक्रोब जाता है तो हमारा WBC जो है ना, WBC उसका मेन काम है हमें बीमारियों से बचाने का, तो वो एंटीबॉडीज रिलीज करता है। तो देखिए कैसे एक्ट करता है हमारा बॉडी, उसके बारे में पहले हम जान लेते हैं। तो जब भी कोई माइक्रोब हमारे बॉडी में अंदर हमारे जैसे जाता है तो WBC 2 तरीके से उसको खत्म करता है। एक, पहले तो माइक्रोब को वो सराउंड करेगा और अपने अंदर लेके उसको डाइजेस्ट कर जाएगा, उसको खत्म कर देगा। और दूसरा, WBC जो होता है वो बहुत सारा केमिकल रिलीज करता है जिसको हम एंटीबॉडीज बोलते हैं। एंटीबॉडीज उस माइक्रोब को चारों तरफ से घेर लेता है और जब एंटीबॉडीज उस माइक्रोब को घेर लेता है तो WBC उसको इनगल्फ कर जाता है और उसको मार देता है या डाइजेस्ट कर जाता है। तो 2 तरीका है जिससे WBC जो है वो बीमारियों के खिलाफ लड़ता है या माइक्रोब के खिलाफ लड़ता है, ठीक है। तो जब भी माइक्रोब्स आएगा तो पहला तरीका एंटीबॉडी सराउंड्स द माइक्रोब्स एंड इनगल्फ इट एंड डाइजेस्ट इट। पॉइंट नंबर 2, WBC releases chemicals called antibodies, though that antibodies surrounds the microbe and after surrounding the microbe with an antibody, the WBC then engulf the surrounded microbe, ठीक है। तो ये 2 तरीके से, ठीक है। तो होता क्या है, हमारा बॉडी जब भी किसी माइक्रोब से इनकाउंटर होता है उसका, ठीक है, तो उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बना करके रख लेता है। एक बार जब इनकाउंटर हो गया तो एंटीबॉडीज बनाकर रख लेता है। मींस हमारे बॉडी को एक बार इनकाउंटर कराना होगा किसी माइक्रोब से, तब हमारा बॉडी जो है वो एंटीबॉडीज बनाएगा, ठीक है। अगर आपको ये चीज समझना होगा तो मैंने कोरोना वायरस के वीडियोज में मैंने ये चीज समझाया है एंटीबॉडीज के बारे में, तो डीप में बिल्कुल, उसको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, आप वीडियो जाकर जरूर देखिए, आपको समझ में आ जाए कि हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम काम कैसे करता है, ठीक है। तो होता क्या है, पहले क्या है इम्यूनिटी वो समझ लेते हैं। Immunity is a condition when our body is resisted from a disease। हमारा बॉडी जब कैपेबल हो जाए किसी डिजीज से लड़ने के लिए, उसको हम बोलते हैं उस कंडीशन को इम्यूनिटी, ठीक है। तो हमारे बॉडी का जो इम्यूनिटी है वो काम ही ऐसे करता है कि जब तक हमारा किसी एंटीबॉडी से इनकाउंटर या फिर मिलन नहीं होगा, जैसे हमारा एंटीबॉडी, जैसे हमें चिकन पॉक्स हुआ, चिकन पॉक्स का वायरस हमारे बॉडी के अंदर गया तो WBC उसको पहचानेगा, उसके खिलाफ कुछ दिन में एंटीबॉडी रिलीज करेगा और अगली बार के लिए एंटीबॉडीज बचा के रख लेगा, ठीक है।
तो अगली बार जब फिर से चिकन पॉक्स का वायरस आपके बॉडी के अंदर जाएगा तो तुरंत पिछली बार से बहुत ज्यादा जल्दी एंटीबॉडीज रिलीज होगा डब्ल्यूबीसी से और हम बीमारियों से बच जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं कि हमारा बॉडी इम्यून हो गया, हमारा बॉडी एंटीबॉडीज बना लिया, अब बीमारी से हम उतना ज्यादा खतरा नहीं है जितना पहले था। इसको बोलते हैं इम्यून हो जाना। ठीक है, और इस स्टेट को बोलते हैं इम्यूनिटी। द स्टेट व्हेन अ बॉडी गेट्स इम्यून टू अ डिजीज इट इज कॉल्ड इम्यूनिटी। और इम्यून का मतलब क्या है? व्हेन अ बॉडी इज कैपेबल ऑफ फाइटिंग अ डिजीज इट इज कॉल्ड इम्यून। हमारा बॉडी इम्यून हो गया। ठीक है, तो उसी के लिए वैक्सीन बनाया जाता है। वैक्सीन क्या है? वैक्सीन हेल्प्स इन मेकिंग अ बॉडी इम्यून टू अ डिजीज। वैक्सीन के हेल्प से हम किसी बॉडी को इम्यून बना सकते हैं किसी डिजीज के खिलाफ। होता क्या है, जब आपको वैक्सीनेशन दिया जाता है तो आपके अंदर वही बैक्टीरिया डाला जाएगा जिससे होने वाली बीमारियों से आपको बचाने के लिए आपको इम्यूनिटी दिया जा रहा है। जैसे अगर आपको बीसीजी वैक्सीन लग रहा है जो कि आपको ट्यूबरकुलोसिस से बचाता है, तो उस वैक्सीन में ट्यूबरकुलोसिस कॉज करने वाला बैक्टीरिया ही होगा, लेकिन या तो वो डेड स्टेज में होगा या उसका नंबर इतना कम होगा कि वो इन्फेक्शन ना कर सके। वो डॉक्टर्स उस चीज को टेस्ट करके उस लिमिट को पहचान जाते हैं। ठीक है, तो उस डेड स्टेज, इनएक्टिव स्टेज बैक्टीरिया को बॉडी में इंसर्ट कर दिया जाता है ताकि आपको बीमारी ना करे। लेकिन डब्ल्यूबीसी जैसे ही उस बैक्टीरिया को देखेगा तो उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बना लेगा और फ्यूचर के लिए हम इम्यून हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं वैक्सीन। तो आखिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ही यूज किया जा रहा है वैक्सीन बनाने में, आपके बॉडी में इंसर्ट करने में। सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर हेल्पफुल इन फॉर्मेशन ऑफ वैक्सीन। अब बात करते हैं एंटीबायोटिक्स का। एंटीबायोटिक्स के बारे में मैंने एंटीबायोटिक्स के बारे में मैंने पार्ट 1 में बताया है कि एंटीबायोटिक्स मींस अगेंस्ट लाइफ, दे वर्क अगेंस्ट द लाइफ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो सबसे पहला एंटीबायोटिक्स के बारे में बताया है जो कि डिस्कवर किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ठीक है, फ्रॉम द फंगस कॉल्ड पेनिसिलियम, जो एंटीबॉडीज का नाम था पेनिसिलिन। पेनिसिलियम फंगस से एक्सट्रैक्ट किया ऐसा केमिकल जो बैक्टीरिया के लाइफ के अगेंस्ट काम कर रहा है। लाइफ के अगेंस्ट, अगेंस्ट लाइफ, एंटी लाइफ, इसलिए इसका नाम है एंटीबायोटिक्स। ठीक है, अगेंस्ट का एक और मतलब होता है एंटी, और एंटाई का लाइफ का उल्टा जो होता है वो लाइफ का मतलब जो होता है वो बायोटिक। तो एंटाई लाइफ, अगेंस्ट लाइफ, तो एंटाई बायोटिक्स, इसको हम बोलते हैं एंटीबायोटिक्स, जो कि पेनिसिलियम से एक्सट्रैक्ट हुआ था। ठीक है, तो पेनिसिलियम क्या एक फंगस है जो कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। इसी तरह बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जैसे हम मान ऐसा एक बैक्टीरिया है, एक वायरस है जिसको हम बोलते हैं बैक्टीरियोफेज, वो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। ठीक है, तो उसका हम यूज कर सकते हैं किसी बैक्टीरिया को मारने में। तो हम ऐसा कह सकते हैं ना, एंटीबायोटिक्स बनाने में किसी ना किसी तरह से कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हेल्प होता ही होता है। कोई ना कोई ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लाइफ पे असर डालेगा। ठीक है, तो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हम यूज करेंगे उसके लाइफ में असर डलवाने के लिए। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं एंटीबायोटिक्स, जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हेल्प लिया जाता है। सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। और एंटीबायोटिक्स क्या है? मेडिकल में यूज होता है एंटीबायोटिक्स। आपको कोई भी नॉर्मल बीमारी होता है तो डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक्स लिखता है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो पहला एग्जांपल था, जो सबसे पहला एंटीबायोटिक्स आया था वो था पेनिसिलियम, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ फंगस कॉल्ड पेनिसिलिन एंड डिस्कवर्ड बाय अ साइंटिस्ट नेमिंग अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो कलेक्टिवली हम बोल सकते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर दस यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन, क्योंकि वैक्सीन में भी उनका यूज होता है, इम्यूनिटी, हमारे बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करने के लिए, और एंटीबायोटिक्स बनाने में भी हेल्प होता है। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, और पार्ट 3 में हम पढ़ेंगे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में और फूड प्रिजर्वेशन के बारे में। ठीक है, टिल देन गुड बाय, मस्त रहिए, बिंदास रहिए, और कमेंट करना मत भूले दोस्तों, और चैनल सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, लाइक और शेयर करते रहें। गुड बाय।